जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइज आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर दर्शन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी और ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग रहेगी, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूँ कि यूपीएससी ने अभी आप से शुरुआत में ही डिटेल्ड आप एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी लेनी शुरू कर दी है। तो ऐसे में वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, इसलिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग रहेगी, क्योंकि इसमें सभी जानकारी आपको अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर उसके बाद भी कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। इसके बाद जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि 357 वैकेंसीज के अंदर निकाली गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC को 200 रुपये फीस पे करनी है और SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म आप लोग 5 मार्च से लेकर के 25 मार्च 2025 तक भरेंगे। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसी है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। एज लिमिट की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री की है, अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो आप आपका सिलेक्शन प्रोसेस और जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो भी जान पाएंगे, मेल की भी और फीमेल की भी। साथ ही जो इसमें क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के साथ में आपके पास से फिजिकल एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी आप फुल्ली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अब ये सभी जानकारी चेक करने के बाद अगर आपको इस फॉर्म में फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में कोई इशू आता है तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी समझ आ जाएगी। फिर आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन थ्रू OTR ये लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने यूपीएससी की वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 2024 या 2025 के अंदर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट इसमें बना हुआ है। आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID या फिर रजिस्टर्ड नंबर या फिर OTR ID इनमें से किसी एक माध्यम का इस्तेमाल करके आप यहां पर लॉगिन हो जाएंगे और फिर बाकी का प्रोसेस इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट कर लेंगे। पर अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा तो आपको इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए गाइज आप यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और पूरा नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे आपसे एक सवाल पूछेगी क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर जो आपका जेंडर है मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर वो आप सिलेक्ट करेंगे। जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेम वे में अपनी वेरीफाई कर लेनी है, जैसे कि अभी आपको मैंने वेरीफाई यानी कि फिल करके दिखाई है। ये करने के बाद आप देखेंगे फादर नेम, तो आपको फादर नेम एंटर करना है। ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर कीजिएगा। फादर नेम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है और उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर मदर नेम डालेंगे। मदर नेम को भी आपको यहाँ पर 2 बार डाल करके वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे माइनॉरिटी स्टेटस, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप आते हैं और आप यस कर रहे हैं तो फिर आपको बताना कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी इनमें से कौन सी है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए नंबर आपका बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर OTP जाता है। फिर आप कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप आपकी ईमेल ID यहाँ पर डालेंगे। फिर अल्टरनेट ईमेल ID के अंदर कोई अन्य ईमेल ID देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर 10th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर है वो बताना होगा, यानी कि 10वीं का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर गाइज आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा है, तो जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करना चाहे बस वो आपको ध्यान रखना है और उसका एक आंसर आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग देना है। ये आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आपको इसी क्वेश्चन का यही वाला आंसर दे करके अपने पासवर्ड को रिसेट करने का ऑप्शन मिल जाता है।
फिर है सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, तो आप सेकंड क्वेश्चन क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और उसका जो आंसर है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे दीजिए। देन गाइज आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर भी और आपकी ईमेल पर भी ओटीपी सेंड किया है। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला ओटीपी डाल करके वेरीफाई करना है और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर ईमेल वाला ओटीपी, बेसिकली आपको दोनों ओटीपी एक साथ में डालने हैं और फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको बाद में काम आने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी या तो ईमेल आईडी देंगे या फिर यहाँ पर जो आपका ओटीआर आईडी आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो एंटर करेंगे। यानी कि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप ईमेल आईडी के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और यहाँ पर आपका नंबर एंटर करें, फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करें। इसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके ये वेरिफिकेशन कोड फिल करते हुए लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड में एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के अंदर आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और 7 डिजिट रहने चाहिए। इस तरह का आप एग्जांपल ले सकते हैं पासवर्ड के लिए और आपको यहाँ पर ये पासवर्ड दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर सभी जानकारी को वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अभी सभी स्टेप में क्रॉस आइकन देखने को मिल रहा है और जैसे ही आप स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर राइट चेक देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपकी ओटीआर की प्रोफाइल की जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर इसमें अन्य भरनी है। मैं यहाँ पर आपको अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन से एडिट करके सब इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है नेशनलिटी, आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर आप इंडियन हैं। उसके बाद में मदर टंग आपकी कौन सी है, इनकी मातृभाषा, वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। मैरिटल स्टेटस क्या, अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडोवर, डाइवर्सी, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। पहले ऑफ बर्थ आपको बताना है इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। इसके बाद में यहाँ पर आता है पोस्ट ऑफिस, तो जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपके सिटी का या फिर टाउन का या फिर विलेज का क्या नाम है वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर यहाँ से आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आती है कम्युनिटी, यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी, तो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है या फिर ईडब्ल्यूएस है। मान लीजिए आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो ओबीसी के सेलेक्ट करने पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि क्या आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। अगर आप करते हैं तो आप यस करिए। यस करने के बाद में यहाँ पर आता है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसीज बट कमिंग इन द क्रीमी लेयर एंड थस नॉट बीइंग एंटाइटल्ड टू ओबीसी रिजर्वेशन विल बी ट्रीटेड एज जनरल कम्युनिटी, यानी कि जो कैंडिडेट ओबीसी से है और क्रीमी लेयर में आते हैं उनको यहाँ पर जनरल कम्युनिटी के अंदर काउंट किया जाएगा, उनको रिजर्वेशन के फायदे नहीं मिलेंगे। और मान लीजिए आप यहाँ पर ओबीसी है बट आप क्रीमी लेयर में नहीं आते तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये एक ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। आपका सर्टिफिकेट भी कुछ इसी तरह का रहेगा। अगर आप यहाँ पर अभी लेटेस्ट बनवाई है क्योंकि ये 2023 का है तो मे भी उसका फॉर्मेट आपका थोड़ा अलग हो, पर वो इसी तरह का आपका सर्टिफिकेट रहेगा। अब इसी सर्टिफिकेट से कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है वो आप जान लीजिए। तो सर्टिफिकेट नंबर के अंदर जो आपके सामने प्रमाण पत्र क्रमांक आपको सर्टिफिकेट में देखने को मिल रहा है वो प्रमाण पत्र क्रमांक आप सर्टिफिकेट नंबर में डाल दीजिएगा। उसके बाद में डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग काउंटर साइनिंग अथॉरिटी, यानी कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, ये कहाँ पर लिखा होता है। ये आप यहाँ पर नीचे सक्षम अधिकारी के बाद में देख सकते हैं। सक्षम अधिकारी के बाद में यहाँ पर लिखा है तहसीलदार, तो आपको देखना है कि सक्षम अधिकारी के बाद में किस पोस्ट के अधिकारी का नाम लिखा है, वही फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसमें अलग अलग पोस्ट के अधिकारी इसको जारी करते हैं, तो जिस भी अथॉरिटी ने जारी किया है आपके सर्टिफिकेट को वो आप एक बार चेक करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसमें मैं तहसीलदार सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर इसको अन्य भी जारी करते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन ही कर सकता हूँ क्योंकि क्या पता कौन से पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, इसलिए आपको वो चेक करके खुद से यहाँ पर उस पोस्ट के अधिकारी उस अधिकारी की पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर आता है स्टेट यूटी ऑफ इश्यूइंग काउंटर साइनिंग अथॉरिटी, कौन सी स्टेट ने जारी किया है वो स्टेट आपको पता ही होगी जहाँ से आपने बनवाया है, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आएगा डेट ऑफ इशू, तो आपको आपके सर्टिफिकेट पर जारी दिनांक के सामने देखने को मिल जाएगा कि किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, वो डेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा।
फिर आएगा फुल एड्रेस ऑफ इश्यूइंग काउंटर साइनिंग अथॉरिटी, यानी कि जिस अधिकारी ने इसको जारी किया है उसका फुल एड्रेस क्या है। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हम एड्रेस क्या भरे। तो मान लीजिए ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार ने जारी किया है, तो तहसीलदार आपका कहाँ पर बैठता है, जैसे कि मंडल अधिकारी या फिर आपका कचेरी का जो एड्रेस होता है जहाँ पर आपके तहसीलदार बैठते हैं उसका एड्रेस आपको देना होगा। मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट जारी किया एसडीएम ने, तो एसडीएम का ऑफिस जहाँ पर है जो भी एड्रेस लगता है वो एड्रेस आपको लिख देना है। अगर डीएम ने जारी किया है तो आपको डीएम का जो एड्रेस है वो लिख देना है। तो बेसिकली कहने का यही मतलब है कि जिस भी पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसका जो एड्रेस लगता है वही एड्रेस आपको लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर इसमें सर्टिफिकेट में लिखा है कि तहसील बदायूं, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, उत्तर प्रदेश, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर वो चीज़ लिखनी होगी कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है और उसका जो एड्रेस है वो कहाँ पर है। तो मैं आपको यही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मेरा जो एड्रेस है वो है रामपुर मनिहारन कचेरी, तो मैं इस तरह से ये लिख दूंगा। और आप यहाँ पर चाहे जहाँ से भी आपका सर्टिफिकेट जारी किया है वो एड्रेस लिख रहे हैं उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं होती है कि इसका बिल्कुल सटीक जवाब होता है, क्योंकि ये आपके अधिकारी के एड्रेस के ऊपर वेरी करता है। तो जो भी आपकी अधिकारी का एड्रेस है जहाँ पर उनका ऑफिस है वही एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जो इश्यूइंग अथॉरिटी का एड्रेस है वो इस तरह से फिल करके दिखाया है, आपको भी इसी तरह से आपका जो एड्रेस है यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी का वो भरना होगा। फिर आएगा नेम ऑफ द कास्ट ट्राइब कम्युनिटी एज मेंशन्ड इन द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी कास्ट कौन सी है, ट्राइब कौन सी है या फिर कम्युनिटी कौन सी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके सर्टिफिकेट में देखने को मिल जाएगी। आपको आपका सर्टिफिकेट पढ़ना है और उसमें जो आपकी कास्ट कैटेगरी या फिर जो भी आपकी ट्राइब है वो लिखी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो भी लिखी है वही आपको यहाँ पर लिखनी होगी। उसके बाद में सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर ऑफ कास्ट ट्राइब कम्युनिटी, तो सेंट्रल लिस्ट में आपका जो कास्ट या फिर ट्राइब है या फिर कम्युनिटी है उसका सीरियल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर इसमें लिखना होगा। और ये जो सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर है ये भी आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर देखने को मिल जाएगा। आपको आपका सर्टिफिकेट पढ़ना है और उसमें जो जानकारी यहाँ पर लिखी गई है कि आपका सीरियल नंबर क्या है कास्ट का या ट्राइब का वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। या फिर आप इसको सेंट्रल लिस्ट फॉर ओबीसी, ये जो आपको यहाँ पर इस लिंक भी दिया है, आप इस लिंक को ओपन करके इसमें जो आपकी कास्ट है और उसके सामने जो सीरियल नंबर लिखा है वो सीरियल नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, जैसे कि 20वें नंबर पर है, 50वें नंबर पर है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो आप यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर फोटो आइडेंटिटी कार्ड में आप यहाँ पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, इनमें से कोई एक आईडी आपके पास सेलेक्ट होनी चाहिए। जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर फिर उसका जो नंबर है वो देना होगा। फिर पूछे कि क्या आप यहाँ पर रिकमेंड किया जाना चाहेंगे, हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज PHPWD कैंडिडेट, यानी कि क्या आप यूपीएससी के द्वारा पास्ट में विकलांग कैटेगरी के अंदर आए हुए हैं, आपने भरा था फॉर्म, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद में क्या आप आपकी इन्फॉर्मेशन यूपीएससी को प्रोवाइड कराना चाहते ताकि आपको वो फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज से संबंधित ईमेल या मैसेज सेंड करे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। चाहे आप इसमें यस करें चाहे नो करें, इससे आपके इस फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मैंने अभी आपको ये जानकारी भरी है वो ओबीसी कैटेगरी की बताई है। अगर मान लीजिए आपकी कैटेगरी एसटी है तो तब भी आपके सामने सेम ही ऑप्शन आएंगे। आपको आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट उठाना है और उसमें सर्टिफिकेट नंबर जो दिया है वो यहाँ पर भर देना है। फिर कौन से पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे और उसकी जो एड्रेस है पहले तो आपको स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, फिर जारी दिनांक और उसके बाद में एड्रेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जहाँ पर भी आपका अधिकारी बैठता है उसका जो एड्रेस लगता है वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। अगर किसी कचेरी में बैठता है, किसी स्पेसिफिक जगह पर बैठता है, जहाँ पर भी उसका जो बेसिकली ऑफिस है उसका जो एड्रेस है वही आपको लिखना है। इसमें कोई ऐसी सटीक जानकारी नहीं होती है कि अगर आपने कुछ और भर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप यहाँ पर ये फुल एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी भर दीजिएगा। आपको अगर कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर भी आपका जो इश्यूइंग अथॉरिटी का एड्रेस दिखाई दे रहा है अगर लिखा है उसमें तो वहाँ से भी भर सकते हैं, नहीं तो खुद से जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है वैसे भी भर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर कास्ट ट्राइब या कम्युनिटी, उसके बाद में उसका जो सीरियल नंबर है आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर अगर मेंशन है तो वहाँ से भर दे, नहीं तो आप यहाँ पर ये लिंक ओपन करके PDF ओपन करके उसमें अपनी कास्ट देख लीजिएगा, अपनी ट्राइब देख लीजिएगा और उस ट्राइब के सामने जो सीरियल नंबर है या फिर उसके पहले जो सीरियल नंबर लिखा है
वो सीरियल नंबर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। और बाकी की जानकारी ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको जब ओपीसी की जानकारी भरकर दिखाई थी वो आपको भरनी है। फिर आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइस पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद में आप यहाँ पर एड्रेस इन्फॉर्मेशन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आएगा कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो पहले आप आपका प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे जिसमें क्या हाउस नंबर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रीट, विलेज, यानी कि जो भी चीज आपके एड्रेस के ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पर डालनी है और आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर न्यूमेरिक वैल्यू यूज नहीं करनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आपका स्टेट का ऑप्शन, तो आप यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है वो डाल देंगे, कोई फैक्स नंबर है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। ऊपर की इन 3 लाइन के अंदर आपको जो आपका एड्रेस है स्टेट डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके बाकी का एड्रेस आपको भरना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है अगर वो सेम है, अलग अलग नहीं है, तो फिर आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे। देन आपको दोबारा से परमानेंट एड्रेस भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक सिंगल सेव के अंदर प्रेजेंट एड्रेस भी भर देंगे यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भी भर देंगे और आपका परमानेंट एड्रेस भी भर देंगे। एड्रेस की जानकारी सेव करने के बाद में आप फोटो एंड साइन अपलोड के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है और फिर यहाँ पर आपको बोला है कि हाउ टू रिसाइज फोटोग्राफ इमेज, यानी कि आपको अगर ये नहीं पता कि आपको फोटो रिसाइज कैसे करना है उसका एक एग्जांपल आपको दिया है। पर मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है वो ओपन करने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन लिंक से पहले एक वीडियो मिलेगी जिसको वॉच करके आप कैसे फोटो बनाना है मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि कैसे आपको फोटो अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर फोटो कैसा बनाएंगे उसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। आपको फोटो इस तरह का रखना है जिसमें कि नेम के बाद में आपका नाम लिखना है, फिर फोटोग्राफ डेट के बाद में आपकी डेट लिखनी है कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है और फोटो के ऊपर डेट ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके फोटो का फॉर्मेट जेपीजी रहना चाहिए और जो डायमेंशन है वो आपका 550 पिक्सल वाइड और 550 पिक्सल ही हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका साइज है फोटो का वो 20 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए और जो इस एक्सेप्ट नहीं होंगे फोटोज वो आपको यहाँ पर बताए हैं। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ रियल फोटो अपलोड करके मैंने ये फाइल सेलेक्ट की, ओपन किया। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आई हरबे डिक्लेयर दैट फोटोग्राफ माइन, आप इसके ऊपर टिक करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद देख लीजिए आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। ऐसा ही आपको बोला है फोटो अपलोड करने के लिए। इसके बाद आप सिग्नेचर के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर के सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद बोला है कि 350 × 350 आपका जो सिग्नेचर का डायमेंशन है वो रहना चाहिए। एंड यहाँ पर आप क्या करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका साइन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ साइन। मैंने ये साइन सेलेक्ट किया, ओपन किया, यहाँ पर टिक किया, उसके बाद में सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो साइन है वो आ चुका है। और आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, आपको इसमें एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे पहले आपसे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, तो आपको यहाँ पर क्लास, डिवीजन, ग्रेड के अंदर बताना है कि आपकी क्लास या फिर डिवीजन क्या थी। जिनके 60+ % होते हैं वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन के अंदर आते हैं और जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में रहते हैं परसेंटेज उनको यहाँ पर सेकंड क्लास के अंदर रखा जाता है और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं वो थर्ड क्लास के अंदर आते हैं या फिर पास क्लास के अंदर आते हैं। इसके बाद आता है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपकी परसेंटेज कितनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर अपना CGPA स्कोर भरेंगे। पहले CGPA स्कोर बताएंगे और फिर कितने में से आपको CGPA आया है वो आप यहाँ पर CGPA आउट ऑफ में लिखेंगे। पर मेरे नंबर परसेंटेज में है इसलिए मैं यहाँ पर परसेंटेज भर दे रहा हूँ। फिर मुझे CGPA स्कोर भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद गाइज आप बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने जो ये आपकी क्वालिफिकेशन है वो पास की है। इसके बाद फिर आएंगे सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स आपके पास क्या क्या थे, आपको यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली एक एक करके जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो एंटर कर देने हैं, चाहे वो 5 सब्जेक्ट थे चाहे फिर वो 6 सब्जेक्ट थे। तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट के आप नाम लिख दीजिएगा। फिर आता है नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट। तो आपने कहाँ से आपका 10वीं जो है वो किया है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आपको बताना कि आपने कौन से बोर्ड के द्वारा आपके 10वीं की पास किया, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद 10वीं की जानकारी सेव होगी और अब आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट यानी कि 12th की जानकारी देखने को मिलेगी। आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि आपने अभी कर रहे हैं या फिर आप कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सेम वे में आप जानकारी भरेंगे जैसे कि अभी आपने आपकी 10वीं की जानकारी भरी है जिसमें कि आपको क्लास डिवीजन बतानी है, आपके
जो परसेंटेज है 12वीं के वो बताने हैं, नहीं तो आप CGPA स्कोर भी भर सकते हैं अगर CGPA के अंदर नंबर है, और उसके बाद में बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 12वीं है वो पास की है। इसके बाद सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे वो सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर इसमें एंटर कर दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट के नाम आपको लिखने होंगे एंड फिर सेम वे में आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम बताना है और आपका जो बोर्ड था, जिस बोर्ड से आपने आपकी जो 12वीं है वो की है या फिर कर रहे हैं, और उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपने आपकी 10वीं और 12वीं की इन्फॉर्मेशन तो भर दी है। इसके बाद में आपको आपकी मेन क्वालिफिकेशन इसमें फिल करनी है, जिसके माध्यम से आप लोग UPSC CAPF AC पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, जो कि है आपकी ग्रेजुएशन। तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। मेरी जो OTR की इन्फॉर्मेशन है पहले से भरी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर इसी जानकारी को एडिट करके आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको भरनी है। तो अगर आप इसमें अभी फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के सेक्शन में आएंगे और अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे। सबसे पहले आपको आपका स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा कि आपकी ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम में है, जैसे कि मेडिकल लाइन में है, इंजीनियरिंग में है, साइंस में, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स एंड अकाउंटेंट एंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट, लॉ या फिर अन्य। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए चलिए मैं यहाँ पर मेडिकल सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आता है आपका अदर स्ट्रीम एट ग्रेजुएशन लेवल। तो अगर आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको आपका जो अदर स्ट्रीम है ग्रेजुएशन लेवल का वो बताना होगा। पर अगर आपने यहाँ पर इनमें से कोई एक लाइन सेलेक्ट कर ली है तो फिर आप यहाँ पर जो उसका ग्रेजुएशन डिग्री है उस लाइन के अंदर वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि चलिए मैं इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया तो मेरे सामने यहाँ पर ये सभी कोर्सेज आ रहे हैं। तो अगर आपका कोर्स इसमें है तो वो सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप यहाँ पर अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री का जो कोर्स है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर मेडिकल सेलेक्ट करता हूँ तो फिर यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड जो कोर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका कोर्स आता है तो सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके अपना जो कोर्स है वो खुद से एंटर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये सेलेक्ट करने के बाद में आता है क्लास, डिवीजन, ग्रेड। तो आपकी डिवीजन या फिर आपकी क्लास क्या थी। जिनके 60+ % होते हैं वो फर्स्ट क्लास के अंदर या फर्स्ट डिवीजन के अंदर आते हैं। आपको यहाँ पर ये भी बोला है कि एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फिल नॉट एप्लीकेबल। अगर आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं हो रही है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज जो मार्क्स भरेंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप परसेंटेज वाला सेक्शन खाली छोड़ करके आपका CGPA स्कोर डालिए और कितने में से आपको वो स्कोर आया है वो आप CGPA आउट ऑफ में भरिएगा। अगर आप परसेंटेज में नंबर दे रहे हैं तो फिर आप CGPA स्कोर और CGPA आउट ऑफ खाली छोड़ दीजिएगा। फिर किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास किया वो साल आप यहाँ पर लिखेंगे। आपका सब्जेक्ट क्या था, जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है उसके अंदर आपके सब्जेक्ट क्या क्या थे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर सब्जेक्ट एप्लीकेबल हो रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा सब्जेक्ट्स के नाम एक एक करके। और मैंने डेमो के लिए भरा है, आप आपके रियल सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर भरिएगा। उसके बाद में आता है नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट। तो कहाँ से आपने किया है उस स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। जहाँ से भी किया है उसी का नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। मैं आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ। आप आपकी रियल स्कूल, कॉलेज का नाम यहाँ पर भरेंगे और उसके बाद में कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है या फिर आपका जो इंस्टीट्यूट है या फिर जो आपका डिग्री कॉलेज है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है वो यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर लिस्ट के अंदर तो यहाँ से सेलेक्ट कर ले, अगर लिस्ट के अंदर नहीं है तो अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर एंटर कर दे। चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आएगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर, इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर। तो जो भी आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए, या फिर इनरोलमेंट नंबर भी दे सकते हैं या फिर आप फाइनल ईयर का रोल नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई एक चीज़ आप यहाँ पर भर दीजिएगा। कौन सी डेट में आपका सर्टिफिकेट या फिर आपका इनरोलमेंट जो सर्टिफिकेट है वो या फिर आपका एडमिट कार्ड इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। अगर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसने जारी किया, आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है। जनरली ये आपका प्रिंसिपल या फिर जो आपके कॉलेज के डीन होते हैं उनके द्वारा जारी होता है, तो आपको उनकी पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखना होता है। और उसके बाद में फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, तो जिस डीन ने जारी किया उसका फुल एड्रेस क्या है। बेसिकली अगर आपका सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी ने जारी किया है तो आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी का फुल एड्रेस डाल दीजिएगा। उसके बाद में आपसे पूछे कि डू यू हैव एनी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फॉरेन इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास कोई बेसिक क्वालिफिकेशन या हायर क्वालिफिकेशन है जो कि आपने फॉरेन इंस्टीट्यूट से प्राप्त की हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन भी है तो आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के सेक्शन पर क्लिक
करेंगे और इसकी जानकारी भी सेम वे में भर देंगे जैसे कि अभी आपने ग्रेजुएशन की भरी है। पर अगर बात करें इस पोस्ट की जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इस पर अप्लाई करने के लिए जरूरी रूप में, कंपल्सरी रूप में ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है। तो आप ग्रेजुएशन की जानकारी भरने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो प्रोसेस है OTR का प्रोफाइल कंप्लीट करने का पहले ही कंप्लीट कर लिया है, और ये वीडियो जब मैं आपके लिए बना रहा हूँ तो इस पार्ट को मैं दोबारा से यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि जो भी आपके सवाल डाउट है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को लेकर के या फिर इस जानकारी को समझने को लेकर के, वो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि कहाँ पर आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो को आपको यहाँ से अच्छे से समझना है। तो गाइज यहाँ पर आपको जिन डॉक्यूमेंट के सामने इस तरह का रेड स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये आपको 100% अपलोड करना होगा। बिना इसके अपलोड किए आप फॉर्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर लागू हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर इस तरह से स्टार के देखने को मिलेंगे। तो पहले आता है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जिसमें कि आप आपका 10वीं का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के रूप में आपसे लिया जा रहा है। जो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे ये आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। अब मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट इमेज में है या फिर जो आपने स्कैन करके रखा हुआ इमेज में है, तो आप उसको PDF में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए गाइज आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू PDF। ये आपने सर्च किया, सर्च करने पर पहले वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब आप इसको ओपन कर लेंगे और जो आपने आपके सर्टिफिकेट का इमेज लिया है, आपने फोटो लिया है, इसको स्कैन किया हुआ है, वो फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। मैं डेमो के लिए आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से आपकी फाइल आएगी। अगर आप मल्टीपल फोटो एक PDF के अंदर ऐड करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास 2-3 फोटो है आपकी मार्कशीट के या सर्टिफिकेट के, तो आप उनको यहाँ पर 2-3 को एक साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर कन्वर्ट टू PDF इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। डाउनलोड PDF जैसे आप कर देंगे तो ये फाइल आपके मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। अब उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो फाइल अभी आपने कन्वर्ट किया PDF के अंदर वो सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पर जो आपकी फाइल है वो इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप इसके व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आता है ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट और इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो बेसिकली यहाँ पर आप इसमें जब अप्लाई कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर आप यहाँ पर मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट सभी देना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज टू PDF। तो मान लीजिए आपकी जो मार्कशीट के फोटो है वो 3-4 है, तो आप यहाँ पर इमेज टू PDF के ऊपर क्लिक कीजिएगा, ये वेबसाइट ओपन कीजिएगा, सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके, क्योंकि आपकी यहाँ पर मल्टीपल इमेज है आपकी मार्कशीट के, तो वो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, मल्टीपल फाइल मैंने सिलेक्ट कर ली, ये मैं डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ। फिर मैं ओपन करता हूँ, इस तरह से आपकी सभी आ जाएगी। आप यहाँ पर ऊपर की तरफ आपकी मार्कशीट कर लीजिएगा और लास्ट में आपको आपका सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप अपेयरिंग है तो फिर आप सर्टिफिकेट नहीं, जो आपकी मार्कशीट अवेलेबल है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड देन कन्वर्ट टू PDF करेंगे। ये फाइल आपकी सिंगल PDF के अंदर बन जाएगी। अगर 1 MB से ज़्यादा साइज हो जाए तो आप उसको रिड्यूस कर लीजिएगा बिना क्वालिटी लूज किए। तो ये जैसी फाइल आपकी अवेलेबल हो जाएगी तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड के सेक्शन में आएंगे और वो फाइल सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर देंगे, ये फाइल भी आपकी आ जाएगी। इसी प्रकार से आप यहाँ पर फोटो ID अपलोड करेंगे, जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, यानी कि इनमें से कोई भी ID को अपलोड कर सकते हैं और इसको भी आपको PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। फिर अगर आप SC ST OBC NCL या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है सेम वे में PDF फॉर्मेट में, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आप यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में सपोर्ट चाहते हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो आप उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आप यहाँ पर जो हिल एरिया है उनसे बिलोंग करते हैं, जो यहाँ पर मेंशन भी की गई है, तो जो आपके पास उसका सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। फिर आता है डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरी है, इनके पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आप यहाँ पर उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर देंगे। तो मैंने भरी हुई है इसलिए मेरे सामने यहाँ पर ये इसका ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे आप सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, उसके बाद आप पेरेंटल इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। पेरेंटल इन्फॉर्मेशन पर आने के बाद में आप पहले फादर इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जहां पर आपको नेशनलिटी ऑफ फादर सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। फादर प्रोफेशन यहाँ पर आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है फादर की तो आप डिकेज्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रोफेशन इनमें नहीं है तो आप यहाँ पर अदर के ऊपर क्लिक
करके खुद से लिख सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर जो भी प्रोफेशन है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में फादर का एड्रेस पूछा है, जहां पर बोला है कि फादर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस सेम एज योर एड्रेस, यानी कि अगर आपके पिता का एड्रेस और जो आपका एड्रेस है वो सेम है तो आप यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस ये सिलेक्ट कर लेंगे और देखेंगे कि जो एड्रेस आपने अपना भरा था वही एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। पर अगर वो अलग है तो आप रिसेट एड्रेस के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने फादर का एड्रेस यहाँ पर भर सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आप आएंगे देखेंगे इफ योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, इफ रिटायर्ड इंडिकेट लास्ट पोस्ट हेल्ड बाय हिम, यानी कि अगर आपके पिताजी सर्विस के अंदर है तो आपको यहाँ पर वो कौन सी पोस्ट के ऊपर अभी काम कर रहे हैं वो आपको बताना है, और अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो फिर अब वो कौन सी लास्ट पोस्ट पर थे उसका नाम आपको देना है। पर अगर वो नहीं है अभी जॉब के अंदर तो फिर आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल इस तरह से लिख देंगे। और एनुअल इनकम ऑफ योर फादर, अगर आपके फादर डिकीज यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है तो आप यहाँ पर 0 लिखेंगे, नहीं तो आपकी फादर की एनुअल इनकम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है इस तरह से। फिर स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, कौन सी स्टेट के आपके फादर स्थायी निवासी है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, और फिर कौन सी स्टेट से वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, सॉरी स्टेट से नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट से, वो आपको सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर मदर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन के ऊपर आएंगे और सेम वे में आपको मदर की इन्फॉर्मेशन भी भरनी है। तो नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर मदर का प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है, उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ एड्रेस को बता देंगे कि क्या एड्रेस है, या फिर आप चाहे तो फादर एड्रेस का ऑप्शन टिक करके जो आपके फादर का एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड सेम वे में अगर आपकी जो माताजी है वो सर्विस के अंदर है किसी, तो आपको यहाँ पर किस पोस्ट पर काम करती है वो बताना है। अगर वो रिटायर हो चुकी है तो आप यहाँ पर लास्ट किस पोस्ट पर वो काम करती थी उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर बताना होगा। एनुअल इनकम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर जो स्टेट है आपकी माताजी की जहाँ से वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं वो बतानी है, और फिर आपकी माताजी की डिस्ट्रिक्ट, एंड देन सेव के ऊपर क्लिक करके जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर पूछा है योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप यहाँ पर इनमें से किसी स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयड है जैसे कि सेंट्रल, स्टेट, पीएसयू, प्राइवेट, अदर, तो आप बता दीजिए। अगर आप अभी नॉट एम्प्लॉयड है तो नॉट एम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछेगी क्या कभी आपने जॉब की है, एम्प्लॉयड रहे हैं, अगर हाँ तो यस, यस करने के बाद मैं आपको बताना कि गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइज, अगर हाँ तो यस, नहीं तो अगर यस तो फिर बताएंगे इफ गवर्नमेंट सर्विस, तो आपको इंटीमेशन शुरुआती डेट बतानी कि कब आपने जॉब ज्वाइन की थी, अगर नो तो आप नो रख कर सकते हैं। पर अगर आप कभी एम्प्लॉयड हुए नहीं है अभी तक तो आप नो कर दीजिएगा सिंपली। फिर पूछेगी हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या आपने कभी सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि खुद से कोई काम करा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव कर देंगे, ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। फिर आएगा यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पूछेगी क्या कभी आप यूपीएससी के एग्जाम से निकाले गए हो, ब्लैक लिस्ट किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या कभी आप यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर प्रीवियस किसी ईयर के अंदर अपीयर हुए हैं किसी भी एग्जाम में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू ए सर्विस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड इन अर्लियर ईयर, यानी कि जो एलोकेशन होती है या फिर पोस्ट है वो आपको सिविल सर्विस एग्जाम के माध्यम के आधार पर पहले कभी किसी ईयर में मिली है, अगर नहीं तो आप पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद में सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये जानकारी भी आपके सेव होगी। अब आता है अचीवमेंट, प्राइजेस, मेडल्स एंड अदर्स, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है पर्टिकुलर्स एट द यूनिवर्सिटी, स्टेट, इन नेशनल लेवल इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग, तो अगर आपको कोई प्राइज मिला है, मेडल मिला है, स्कॉलरशिप मिली है तो आप यहाँ पर बताएंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड या एनसीसी रिलेटेड जानकारी इसमें भरेंगे। पोजीशन ऑफ डिस्ट्रिक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल कॉलेज, अगर कोई मिली है तो आप बताएंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में या इंटरेस्ट में आपकी जो हॉबीज है वो आप यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद एक सवाल है कि वेदर योर फैमिली ओन्स और प्रोसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड या फिर उससे ज़्यादा, रेसिडेंटल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा, रेसिडेंटल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबो इन नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटीज, रेसिडेंटल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबो इन एरिया अदर देन नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटीज। अगर आपके पास इनमें से कोई एक चीज़ भी है तो आप यस करिए, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। यस करने पर भी कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके बाद लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज की जानकारी देनी है। पहले आप बताएंगे यहाँ पर लैंग्वेज, उसके बाद में आपको जैसे कि इसमें है रीड ओनली, स्पीक ओनली, तो मैं यहाँ पर इसमें भी हिंदी कर लेता हूँ, स्पीक ओनली। फिर रीड एंड स्पीक, तो रीड एंड स्पीक मैं यहाँ पर हिंदी कर सकता हूँ। उसके बाद रीड, राइट एंड स्पीक, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। एग्जामिनेशन पास, तो अगर आपने कोई एग्जाम पास किया है तो आप यहाँ पर बता दीजिए। जैसे कि मैंने 10वीं हिंदी के अंदर पढ़ी है और उसमें एग्जाम भी पास किया, तो मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जानकारी आ चुकी है, रीड भी कर सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ। इसी तरह से
से आप यहाँ पर जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो सेकंड लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ इंडियन लैंग्वेज है, कोई अन्य लैंग्वेज नहीं है, यानी कि इंग्लिश का ऑप्शन इसमें नहीं है। तो आप यहाँ पर कोई अन्य लैंग्वेज जो कि इंडियन ही हो वो आपको आती है तो सेम वे में आप बता देंगे और फिर सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी OTR प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर ग्रीन चेक देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके सभी फील्ड भरे जा चुके हैं और आपने सभी जानकारी भर ली है। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, मेन अप्लाई अब आपका शुरू होगा। ये आपने अभी तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट की है तो आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट्स एग्जामिनेशन 2025। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर अपडेट एडिट OTR, यानी कि अगर आप अपनी OTR की इन्फॉर्मेशन अपडेट या एडिट करना चाहते तो आप इसके ऊपर क्लिक करके कर लीजिए। पर अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इनको यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। आप इस तरह से अगर सभी पर ग्रीन चेक देख रहे हैं इसका मतलब ये सभी जानकारी आपने भर ली है। आप यहाँ पर व्यू प्रिंट द प्रोफाइल समरी के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और फिर आपको क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी। अभी आप यहाँ पर कुछ जानकारी अपनी भरेंगे। इसमें कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है जो कि अभी आपने OTR के अंदर भरी थी। अभी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आपकी क्वालिफिकेशन ऑलरेडी पास्ड द डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अपीयरिंग हैव अपीयर्ड एट द फाइनल ईयर डिग्री और इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आप फाइनल ईयर के अंदर है तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर ऑलरेडी पास कर चुके तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये वेरीफाई करते हुए कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अभी आता है क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, यानी कि आयु सीमा में छूट का दावा अगर आप करते हैं। अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं और आप छूट चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। और अगर आप SC ST OBC है और ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप इसमें नो कर दीजिए कि हमें छूट नहीं चाहिए और उसके बाद आप कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपकी फोटो आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि आपने भरी थी, ये आप चेक कर लेंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो पूछा कि पेपर 2 के निबंध भाग के लिए परीक्षा का माध्यम आप क्या रखना चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी। जो भी रखना चाहते हो ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। फिर पूछा है कि क्या आप सहायक कमांडेंट के पद हेतु किसी पिछली परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित अनुशंसित हुए हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आएगा जो अभी तक आपने भरी उस इन्फॉर्मेशन का। अभी इसके बाद भी और इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होगी। अगर आपको कोई जानकारी गलत लग रही है तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको सही कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर इसमें आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहाँ पर जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं पहले उनको पेमेंट के लिए जाना होगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो उनके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। और क्योंकि SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है इसलिए उनके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आ चुका है। तो आप यहाँ पर प्रिंट स्लिप के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अब इसके बाद आप क्लिक हियर फॉर DF CAPF पार्ट 3 इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। कुछ सवाल पूछे जैसे कि वेदर फादर अलाइव डिकीज्ड, यानी कि क्या आपके पिताजी अलाइव है या फिर डिकीज्ड। अगर अलाइव है तो अलाइव और डिकीज्ड है तो डिकीज्ड के ऊपर टिक करेंगे। इसी प्रकार से क्या आपकी माताजी जिंदा है या फिर उनकी मृत्यु हो गई है। जिंदा है तो अलाइव और अगर मृत्यु हो चुकी है तो आप डिकीज्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। डू यू पोसेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइड रूल 6 ऑफ द रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि जो अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट पर क्वालिफिकेशन मांगी है क्या वो आपके पास है तो आप इसमें यस कर दीजिए। फिर क्या आपके पास NCC B या फिर C सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद सवाल है कि हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू ए सर्विस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ CAPF AC एग्जामिनेशन हेल्ड इन अर्लियर ईयर, क्या आपने कभी एक्सेप्ट किया है एलोकेशन CAPF के बेस पर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आर यू ए सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आप एक सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। डू यू हैव एनी स्पोर्ट्स अचीवमेंट, क्या आपकी कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट है, आपने पार्टिसिपेशन किया है किसी स्पोर्ट्स में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर आप किस डिपार्टमेंट को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको 1 नंबर पर देना चाहता हूँ, इसको 2 पर,
फिर इसको 3, इसको 5 और इसको 4, इस तरह से आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे दीजिएगा और फिर आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा, आप प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी है वो एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पर यस कीजिए और उसके बाद पार्ट 3 फाइनल सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब देख लीजिए आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनल सबमिट हो चुका है। बेसिकली बस एक स्टेप बाकी है। आप यहाँ पर सेंट्रल सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। किस लोकेशन पर आप आपका प्री एग्जाम सेंटर चाहते हैं इनमें से वो लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड अग्री इसके ऊपर क्लिक कीजिए और अभी आप देखेंगे कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर इसमें अपने फॉर्म को फाइनल प्रिंट आउट लेने के लिए एप्लीकेशन स्टेटस के सेक्शन में आकर के अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। आप देख लीजिए, आप यहाँ पर DAF CAPF क्लिक हियर इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपका फॉर्म आएगा। आप डाउनलोड के आइकन के ऊपर क्लिक करके आपका जो फॉर्म का PDF वो डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग UPSC CAPF ACES ऑनलाइन फॉर्म 2025 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस पसंद आया होगा आपको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।